हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और भले होंगे। मैं धीरज आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 की बात करेंगे बच्चों। कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ना होता है। तो कुल दो दो खंडों में बांट करके पढ़ना है। कुल 30 पाठ है बच्चों। तो खंड ख क के अंतर्गत ये सब चीज़ें जो 12 पाठ लगभग 11 पाठ दिया गया है जो हमको पढ़ने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मापन। मापन पहला पाठ मिलेगा जिसमें आपको 2 पाठ पढ़ने होते हैं, मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। और अगला है त्रुटि विश्लेषण। ठीक है। फिर इसके बाद अगला पाठ आप देख रहे हैं, दूसरा पाठ में सरल रेखा में गति। ठीक है ना। सरल रेखा में गति। फिर इसके बाद सदिश विश्लेषण के बारे में पढ़ना होगा। फिर समतल में गति क्या है, न्यूटन के गति विषयक नियम क्या है। छठवां पाठ में आपको घर्षण पढ़ना है, घर्षण क्या होता है। इसके बाद सातवां में वृत्तीय गति। आठवें में कार्य ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में पढ़ना है। द्रव्यमान केंद्र नवां पाठ है। फिर 10वां पाठ में आपको घूर्णन गति। फिर आपका खंडका का लास्ट चैप्टर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल खंडका के अंतर्गत आते हैं बच्चों, जो आपको क्लास 11 में पढ़ने हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद खंडका भी होगा। खंडका में आपको पढ़ना हो जैसे ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा गतिकी का नियम क्या है, प्रत्यास्थता क्या है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है, या तरंग क्या है, प्रकाशिकी क्या है, ये सब चीजें जो है आप कक्षा 11 के खंडका में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर खंडका की बात कर रहे हैं। ये आपको खंडका भी पढ़ाएंगे। अभी खंडका का पहला पार्ट जो भौतिक जगत दिया हुआ है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मापन वगैरह ये सब चैप्टर वाइज चर्चा होगी। ठीक है ना। तो आपको भौतिक जगत पढ़ने से पहले आपको बता दें बच्चों कि आप भौतिक क्या होता है, भौतिकी किसे कहते हैं, या भौतिक विज्ञान क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो भौतिक जगत में क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे इसमें इस भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन दिया गया है। जैसे भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो आप जान लीजिए भौतिक विज्ञान क्या होता है। हमारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही होती हैं तो उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान है, भौतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। इसको वैज्ञानिक रूप में परिभाषित अगर करें तो ऊर्जा और द्रव्य के बीच होने वाली जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन कहलाता है भौतिकी या भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी में फिजिक्स। आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है भौतिक जगत का कार्यक्षेत्र। ठीक है। तो भौतिक जगत का कार्यक्षेत्र, भौतिक जगत का कार्यक्षेत्र। अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चों, कोई लेसन नहीं चल रहा है। आप ये मत समझिए कि लेसन पढ़ा रहे हैं, लेसन मापन से शुरू होगा। ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो भौतिक जगत का कार्यक्षेत्र क्या है भाई। भौतिक जगत का कार्यक्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक स्थूल क्षेत्र जिसको आप लोग बोलते हो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। और एक आपका आता है सूक्ष्म क्षेत्र, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते चले बच्चों, एकदम क्लास वाली फीलिंग आपको आएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, लगेगा कि आप हमारे सामने क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे परिभाषा हो, चाहे कुछ भी हो। जितना आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हैं इन द सेम में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो माइक्रोस्कोप के अंतर्गत जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल क्षेत्र, स्थूल क्षेत्र, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म क्षेत्र। नाम से ही स्पष्ट है बच्चों। आप देख रहे हैं मैक्रो, यहाँ ए है, यहाँ आई है। तो जहाँ ए है इसका मतलब यह बहुत बड़े विशाल चीज को व्यक्त करेगा, स्थूल मतलब विशाल, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म छोटे क्षेत्र को व्यक्त करेगा। यहाँ पर क्षेत्र का मतलब क्या है देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंतर्गत आपको कौन कौन से भौतिकी के बारे में पढ़ना है देखेंगे। यांत्रिकी हो गया, उष्मागतिकी हो गया। देखेंगे इसके अंतर्गत मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे यांत्रिकी, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। इसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी। ठीक है बच्चों, समझ में आया।
तो ये सब चीजें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंतर्गत जो है किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं आप, तो आप जान लीजिए इसके अंतर्गत नाभिकीय भौतिकी और परमाणु भौतिकी। नाभिकीय नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी और परमाणु भौतिकी, इसके अंतर्गत बच्चों पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आप माइक्रोस्कोप, और ये जो अभी लिख रहे हैं ये आप देखिए माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखते हैं, जिसको बोलते हैं परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी, मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलें जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो नाभिकीय भौतिकी और परमाणु भौतिकी, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं इसका डिस्कशन कर दे रहा हूँ कि इसमें क्या, हालांकि चैप्टर जब आएगा तो इसको और डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन अभी आप सूक्ष्म रूप में देखें। यांत्रिकी में जैसे आपका गतिज और स्थितिज ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी में आपको ऊष्मा और ताप की अवधारणा के बारे में चर्चा किया जाएगा। प्रकाशिकी, आप नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जो कक्षा 10 में आप पढ़ करके आए हैं प्रकाश वाला पार्ट जो है, तो प्रकाश से संबंध जैसे लेंस, दर्पण और ये सब आप पढ़ेंगे जो है, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, नेत्र, ये सब चीजें पढ़ेंगे प्रकाशिकी के अंतर्गत। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम, ये सब चीजें पढ़ेंगे प्रकाशिकी के अंतर्गत। फिर इसके बाद विद्युत गतिकी में विद्युत से संबंधित सभी चीजें व्यक्त की जाएंगी। इसके बाद बच्चों जो सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत आप नाभिकीय भौतिकी देख रहे हैं, परमाणु भौतिकी देख रहे हैं, तो नाभिकीय नाम से स्पष्ट है, नाभिक के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। और परमाणु भौतिकी में परमाणु से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो पढ़ना होता है बच्चे, कुछ आविष्कारों को, जैसे वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज किया है, किस वैज्ञानिक ने क्या खोज किया है, इसके बारे में अध्ययन करना होता है। ये सब चीजें किताब में बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम दिया है, तो वो सब चीजें मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ बच्चों। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा किताब का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो है लोगों का अध्ययन, लोगों के वैज्ञानिकों का जो है, जितने वैज्ञानिक हैं उनका आविष्कारों को पढ़ना, ठीक है, ये किताब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मैं ये चीजें नहीं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, कितने लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर कुछ नोबेल पुरस्कार से संबंधित बातें हैं। इसके बाद जो है आप देखेंगे इस भौतिक जगत वाले पार्ट में देखेंगे, तो जैसे दिया है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो 1901 में मिला था बच्चों, 1901 में मिला था। ये किसको मिला था, तो ये मिला था आपका डब्ल्यू के रॉन्जन, एक वैज्ञानिक है रॉन्जन, डब्ल्यू के, यहाँ पर लिख लीजिएगा रॉन्जन, रॉन्जन। इनको जो है भौतिकी का जो है पहला पुरस्कार मिला था 1901 में, प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद जॉन बॉर्डीन आते हैं, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में लगातार 2 बार, जॉन बॉर्डीन, इनका नाम है जॉन बॉर्डीन, जॉन बॉर्डीन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका सन 1956 और 1972 आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 1956 में पहली बार, फिर इसके बाद 1972 में दूसरी बार मिला। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार भौतिकी का मिला था। मैडम क्यूरी को भी 2 बार पुरस्कार मिला, ये नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम क्यूरी, मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, मैडम क्यूरी। ये सब बच्चों आपको केवल जानकारी के लिए है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए, अभी इंट्रोडक्शन है ये। मैडम क्यूरी को भी 2 बार मिला था, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में और एक बार रसायन के क्षेत्र में। तो 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 1903 और 1911। ध्यान दीजिएगा, 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था और 1911 में रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। और भारत की एकमात्र वैज्ञानिक सर सीवी रमन को भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप उनका नाम भी जानते रहिए। मैं इसको रब कर रहा हूँ, सर सीवी रमन, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सर सीवी रमन, सीवी रमन। तो रमन प्रभाव के कारण इनको दिया गया था जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना। 1983 में कब मिला था,
1983। ठीक है बच्चों, आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसके बाद भौतिकी जगत में जो है आपको और क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन में, ये प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में कौन कौन से मूल बल है। प्रकृति में मूल बल, मूल बल, प्रकृति में मूल बल। तो प्रकृति में मूल बल कौन कौन से हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो बल आता है प्रकृति में मूल बल के रूप में, इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद दूसरा जो आता है बच्चों विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। इसके बाद तीसरा जो आता है आपका, वो है आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल और दुर्बल बल। प्रकृति में जो मूल बल हैं उनको 4 कैटेगरी में रखा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और दुर्बल बल। ठीक है बच्चों, तो सब नाम से ये स्पष्ट है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़े हैं बच्चों। फिर इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल कक्षा 10 में पढ़ कर आए हैं। नाभिकीय बल नाभिक से संबंधित, नाभिक से संबंधित जो बल लगे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच। फिर दुर्बल बल, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, जब ये पाठ आएंगे गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अलग से पाठ आएगा, अभी लिखवाए थे सब शुरुआत में आप देखे थे, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ठीक है ना। तो आप लोग एक जानते रहिए, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में उपस्थित सबसे दुर्बलतम बल है। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आता है आपका जो है भौतिक नियमों की प्रकृति। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। भौतिकी नियम यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, भौतिक नियमों की प्रकृति। तो लिख लेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति। इसके अंतर्गत क्या चीजें पढ़नी है बच्चों, तो ये इसके अंतर्गत संरक्षण के नियमों को पढ़ना होता है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम। तो इन सब चीजों को जो है पढ़ना होता है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला जो है संरक्षण नियम। अच्छा, संरक्षण नियम का मतलब क्या है, तो आप उसको भी जान लीजिए कि जैसे कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनका परिमाण जो है समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है ना। तो जिन राशियों का परिमाण समय के साथ ना बदलता, यानी हर जगह एक जैसा ही हो, कोई भी स्थान हो उस उसका मान ना बदले, समय के साथ वही हो, तो उसको संरक्षित भौतिक राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरक्षित भौतिक राशियां। तो उन्हीं राशियों को जो है हम लोग उसके संरक्षण के नियम के अनुसार जानते हैं। जैसे कि ये आपका आ गया यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे मान लीजिए आ गया पहला यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद जैसे आपका आ गया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। इसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद जैसे आवेश संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, ये चीजें हैं।
तो क्या होता है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण? यांत्रिक का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों की बात होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण के नियम आपने पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? रूपांतरित किया जाता है। इसी प्रकार रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है? कि किसी विलगित निकाय की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी निकाय पर नेट बाह्य बल कार्यरत न हो, ठीक है, कोई सिस्टम, निकाय का मतलब क्या होता है? निकाय का मतलब क्या है? निकाय मतलब कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी, अगर इस पे नेट बल जो होगा वो कार्यरत ना हो, नेट बल क्या हो? कार्यरत ना हो, तो उसका रेखी संवेग संरक्षण क्या होता है? नियत होता है। ठीक है ना? संवेग क्या होता है बच्चों? तो संवेग आप लोग जान लीजिए, संवेग p बराबर होता है m गुणे v, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं संवेग। तो इसका संवेग क्या होता है? संरक्षित होता है किसी भी वस्तु का अगर नेट बल क्या हो? शून्य हो। ठीक है ना? उसी प्रकार कोणीय संवेग संरक्षण की बात अगर किया जाए, तो कोणीय संवेग संरक्षण में अगर बाह्य बल आघूर्ण जो होता है वह अगर शून्य हो, सॉरी, नेट नेट बाह्य बल आघूर्ण जो है वह शून्य होता है किसी वस्तु पर, यह घूर्णन गति में होता है बच्चों। जैसे घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूमती है, जैसे आपने आटा चक्की देखा होगा, तो एक अक्ष होती है, उसी के चारों तरफ इस तरीके से घूमता है, तो उसको घूर्णन गति, हम पाठ पढ़ाएंगे, घूर्णन गति था ना सिलेबस में, हम लोग बात कर रहे थे, शुरू शुरू में देखेंगे, तो हम तो वहाँ पर जो है घूर्णन गति, तो वो सब पढ़ाएंगे डिटेल में बच्चों। अभी आप इसका संरक्षण का नियम ये देख लीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी किसी विलगित निकाय का आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। ठीक है ना? जैसे अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं। तो अगर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन इस पर से उस पर गए, मान लीजिए इस पे से n इलेक्ट्रॉन चले गए इस पर, मान लो n इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसकी मात्रा हम लोग q बराबर n से देते हैं। ठीक है ना? तो अगर उन दोनों जितना इलेक्ट्रॉन इस पर गया उतना ऋणावेश दूसरी वस्तु पर उत्पन्न होगा, और पहली वस्तु उतना धनावेश होगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो नेट क्या हो जाएगा? पूर्वत हो जाएगा, पहले की भांति हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब आवेश खत्म नहीं हुआ, क्या है? संरक्षित है। तो यहाँ पर संरक्षण है। संरक्षण का मतलब ही है प्रिजर्व करके रखना, किसी को बचा करके रखना, संरक्षित करना। तो हमें उम्मीद है बच्चों की भौतिक जगत के अंतर्गत जितने हेडिंग महत्वपूर्ण थे हमने आपको बता दिया। और अगर कोई हेडिंग आपको लगता है आपके बुक में दिया हो, आपको लगता हो कि जो है और पढ़ाने की हमें ज़रूरत हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम लोग अगला पार्ट शुरू करेंगे क्लास 11 का। रेगुलर क्लासेस चलेंगी बच्चों, आपको पहले ही बताया हूँ कि क्लास वाली फीलिंग आपको आएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमसे, आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हमसे हमारे सामने पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों? आपको कैसा लगा और क्या नहीं समझ में आया उसको आप ज़रूर बताएं हमें। आपका कमेंट हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग मापन वाला पहला पार्ट क्लास 11 का शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।